सो आ गया। स्वागत है आप लोगों का आज के हमारे इस वीडियो में। आज की वीडियो है क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस है। अगर आप चैप्टर की वीडियो देखना है तो आप वीडियो को इतना स्किप कर सकते हैं, लेकिन आप 12th क्लास के स्टूडेंट हैं और आप चाहते हैं कि बोर्ड के एग्जाम में आपके भी 95 प्लस मार्क्स आएँ, तो इन्फॉर्मेशन सिर्फ आपके लिए हमने उठाया जिम्मा आपके 95 प्लस स्कोर कराने का आपके बोर्ड के एग्जाम में, जिसके लिए हमने चुना एक पैटर्न जहाँ पर हम अभी वीडियोस अपलोड कर रहे हैं हर एक चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझाते हुए। देन उसके बाद हम वीडियो लेकर आएंगे हर एक चैप्टर की लाइन वाइज एक्सप्लेनेशन के साथ। देन उसके बाद आपको वीडियोस मिलेंगी इसी चैनल पे आपके सीबीएसई बोर्ड से मिले हुए सपोर्ट मटेरियल के हर एक पॉइंट को अच्छे से समझाते हुए। देन उसके बाद हम वीडियोस लेकर आएंगे बोर्ड में आने वाले क्वेश्चनों को और उनके आंसरों को बहुत अच्छे से समझाते हुए कि आपको उन्हें किस तरीके से अटैम्प्ट करना है जिससे आप ला सके अपने बोर्ड के एग्जाम में 95 प्लस मार्क्स। तो इन सब चीज़ों को प्राप्त करने के लिए, अपने मार्क्स सिक्योर करने के लिए आपको करना क्या है, आपको कर लेना हमारे चैनल को सब्सक्राइब, ताकि जैसे ही करें हम वीडियो अपलोड आपको मिल जाए नोटिफिकेशन, आप देख पाएँ वीडियो को और कर सकें स्कोर अपने 95 प्लस मार्क्स। सो अब शुरू करते हैं आगे की वीडियो को। तो अगर आपने इस चैप्टर के पहले पार्ट की वीडियो नहीं देखी है तो इसे जरूर देख लेना, जिसके अंदर हम यूरोपीय संघ को बहुत अच्छे से समझाया। तो उसका लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों का मिल जाएगा। अब शुरुआत करेंगे आसियान के बारे में। आसियान भी बिल्कुल यूरोपीय संघ की तरह ही कुछ राष्ट्रों का संगठन है और आसियान को कहा जाता है दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन। अगर आप विश्व के मैप को उठा के देखना चालू करेंगे, उसमें अगर आप पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में बांटेंगे तो आप पाएंगे कि जो हिस्सा पूर्व और दक्षिण का है ये सारी कंट्री वहीं की हैं, इसीलिए कहा गया दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन, और सारी कंट्री एशिया में भी आती है। अब आसियान की स्थापना हुई 8 अगस्त 1967 यानी 1967 बैंकॉक घोषणा पर हस्ताक्षर करके, और हस्ताक्षर करने वाले थे 5 देश। जैसे नाम गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना 5 राष्ट्रों ने मिलकर करी थी, सेम वैसे ही आसियान की स्थापना भी 5 राष्ट्रों ने मिलकर करी है, जिसके अंदर शामिल थे इंडोनेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, मलेशिया एंड थाईलैंड। ठीक, उसके अलावा इसका उद्देश्य क्या है, क्योंकि कभी भी कुछ बनाया जाता है तो उसका एक उद्देश्य होता है, कुछ एक सोच के साथ किसी चीज़ की शुरुआत होती है। तो आसियान की जो शुरुआत हुई उसका उद्देश्य था आर्थिक विकास को तेज करना, अपनी इकोनॉमिक पावर को बढ़ाना, आर्थिक विकास को तेज करना, उससे सामाजिक व सांस्कृतिक विकास हासिल करना, जो राष्ट्र इसमें शामिल है उनके बीच शांति और स्थायित्व के भाव को बढ़ाना। अब आसियान शैली क्या है, उद्देश्य क्लियर हो गया, आर्थिक विकास को तेज करेंगे जिससे हम अपना समाज का भी विकास करेंगे और अपना जो सांस्कृतिक विकास है उसका भी विकास करेंगे, और जो राष्ट्र इसमें शामिल होंगे उनके बीच में शांति और स्थायित्व की भावना को बढ़ाएंगे। आसियान शैली क्या है, आसियान शैली है टकराव की जगह बातचीत व मेल मिलाप को बढ़ाना। अगर किन्हीं दो के बीच में मतभेद है तो वहां पर जो है बातचीत के जरिए उसका हल निकालना, ना कि टकराव को बढ़ाना। आसियान समुदाय बनाने के लिए, अब आसियान ने समुदाय की स्थापना करने की कोशिश की जैसे यूरोप ने करी थी, बिल्कुल वैसे ही। तो इन्होंने 2003 में आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय, आसियान सामाजिक और सांस्कृतिक समुदाय बनाने की भी पहल करी थी। उसके अलावा 1994 में आसियान ने क्षेत्रीय मंच की भी स्थापना की थी। ARF वो बनाया क्यों गया था, ताकि जो देश हैं उनके बीच में सुरक्षा और विदेश नीतियों में आपसी तालमेल हो, अलग अलग ना लगे, इन सभी देशों के बीच का जो आपसी संतुलन है वो बना रहे, ऐसा लगे कि भाई ये सभी इस मुद्दे पर एक साथ हैं, अलग अलग ना हो। इसलिए उन्होंने स्थापना करी आसियान क्षेत्रीय मंच 1994 की। भारत की बात करें तो भारत ने भी आसियान की कुछ कंट्रीज़ के साथ जो है अपने तालमेल को आगे बढ़ाया है, जैसे कि सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड। 2010 में भारत भी इनके साथ मुक्त व्यापार समझौते में आगे बढ़ चुका है और उनके साथ व्यापार को आगे बढ़ा रहा है, क्योंकि एशिया में तो हम भी आते हैं, दक्षिण एशिया में। उसके अलावा बात करें आसियान के बारे में एक और, तो आसियान का जब आप झंडा उठा के देखेंगे तो आप उसमें पाएंगे कि उसमें धान की 10 बालियाँ हैं जो आपस में बंधी हुई हैं, हर एक बाली एक देश को इंगित करती है। तो मैं आपको पॉइंट क्लियर कर देता हूँ कि जब इसकी स्थापना हुई तो इसमें 5 देश थे, बाद में 5 देश इसमें और शामिल हो गए। कभी मैप वगैरह में ऐसा क्वेश्चन आता नहीं बहुत ज़्यादा कि आपको हर एक देश का नाम याद रखना है, पर आपको पता होना चाहिए कि शुरुआत में 5 देश थे, बाद में 5 देश और शामिल हो गए। 10 हो गए, इसलिए धान की 10 बाली, हर एक धान की बाली एक देश के लिए है और वो आपस में बंधी हुई है, क्योंकि ये उनकी आपसी जोड़, इनके जुड़ाव का प्रतीक है। ठीक है, तो ये है पॉइंट टू पॉइंट बातें आसियान के बारे में। मैं नहीं कहूँगा कि आप हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझिए, क्योंकि समझने से कुछ मिलने वाला नहीं है, काफ़ी ऊपरी नॉलेज दी गई है पॉइंटों के बारे में। तो यहाँ पे आपको मारना है रट्टा। हकीकत ये है, पॉइंट टू पॉइंट है, चीज़ों को रट्टा मार लीजिए। बहुत थोड़ी बड़ी सी डेट्स हैं, क्योंकि ज़्यादा डिटेल में ना नॉलेज दी गई है, ना मैं आपको समझा के आपके सिलेबस के बाहर ले जाकर और आपको फालतू की चीज़ें याद करने के लिए सजेस्ट करूँगा। ठीक है, सो पॉइंट टू पॉइंट बातें, पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें क्लियर होती हैं आसियान के बारे में जो आपको याद रखनी है। इसके अलावा आसियान विजन 2020 आता है जो कि एक बड़ा टॉपिक है। सो अभी उसको हम डिटेल से हम फ्यूचर में जब लाइन टू लाइन वीडियोस अपलोड होंगी तो मैं उसमें आपको जरूर समझाऊंगा। ओके, सो अब इसके बाद हम चलेंगे चाइना वाले पॉइंट की तरफ। चीन वाले टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं। चीन की स्थापना होती है 1949 में, माओ के नेतृत्व में हुई क्रांति के बाद चीनी जनवादी गणराज्य की स्थापना होती है और उसकी आर्थिकी जो है वो सोवियत मॉडल पे आधारित थी। तो सबसे पहले चीन ने क्या किया, सबसे पहले तो अपने आप को किया बंद अपने देश के अंदर, सारे दुनिया से अपने नाते रिश्ते कर लिए खत्म और एकांतवास पे चल गए। अब चीन के पास क्या था कि खुद से ही
अपना गुजारा करना था, अपने आप को धीरे धीरे आगे बढ़ाना था। तो उसके लिए उसने क्या किया कि अपनी जो कृषि वाला क्षेत्र था वहाँ से पूंजी निकाली और उद्योग तंत्र को स्थापित करने की शुरुआत की। चीन के पास विदेशी मुद्रा नहीं थी, तो वो उद्योग का और चीज़ों का बाहर से जो है आयात भी नहीं कर सकता था, इसलिए सबको बनाना घर में ही चालू किया और चीन इसमें कामयाब भी रहा। उसने अपनी अर्थव्यवस्था को धीरे धीरे आगे भी बढ़ाया और धीरे धीरे जो है उसकी जो विकास दर है वो 5 से 6% की उसने प्राप्ति कर ली। लेकिन जो जनसंख्या वृद्धि थी 2 से 3% की, वो सारे उसकी योजनाओं पर धीरे धीरे पानी फेर रही थी। तो फिर उसने आखिर में 1970 की शुरुआत में अपना ये जो एकांतवास था इसको किया खत्म और 1972 में अमेरिका के साथ संबंध स्थापित किए। 1973 में ही जो चाइना के जो प्रधानमंत्री थे चाओ एन लाई, ध्यान रखना है, उन्होंने कृषि उद्योग सेना और प्रौद्योगिकी में आधुनिकीकरण के 4 प्रस्ताव रखे कि भाई इसके अंदर हमें टेक्नोलॉजी की जरूरत है, उसमें हमें तेजी से बदलाव करने की आवश्यकता है। उसी के तहत 1978 में चीन के नेता देन शाओपिंग ने खुले द्वार की नीति की घोषणा कर दी। क्वेश्चन बन जाता है 1 नंबर में, इसलिए यहाँ पे पॉइंट लिखा गया है। अदरवाइज खुले द्वार की नीति क्या है कि द्वार खोल दिए सबके लिए, आइए आपका स्वागत है। और 1982 में खेती का और 1998 में उद्योग का निजीकरण किया। ये भी पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन बन जाता है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। देखिए सोवियत मॉडल पे आधारित था, सोवियत ने इसकी मदद भी करी, लेकिन अपना तेजी से विकास करने के लिए, आर्थिक रूप से अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, अपनी जो है शक्ति को बढ़ाने के लिए क्या किया कि निजीकरण का सहारा लिया। ठीक है, तो इसी के तहत जो है 1982 में खेती का और 1998 में उद्योग का निजीकरण कर दिया गया। सेज के तहत विशेष आर्थिक क्षेत्र के तहत व्यापार अवरोध हटा दिए गए ताकि विदेशी निवेशक आकर के यहाँ पर निवेश कर सके। जैसे भारत भी 1991 से पहले हम जो है अपने भी इस प्रकार के अवरोध लगा रखे ताकि विदेशी निवेशक भारत में आके निवेश ना कर सके, क्योंकि अगर वो ऐसा करते तो जो देश के अंदर मौजूद उद्योग हैं वो धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे और कंपटीशन के कारण जो है ये छोटे उद्योग हैं ये आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि देश के अंदर जो मौजूद उद्योग हैं वो काम चलता रहे, एक दूसरे का सहयोग मिलता रहे और आर्थिक विकास सब करते रहें। लेकिन आर्थिक विकास को तेज़ी से करने के लिए इन लोगों ने भी अपना क्षेत्र खोल दिया और आकर के निवेश करने के दिया। अब चाइना का क्या है कि धीरे धीरे विकास हो रहा है, तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। ठीक है, धीरे धीरे नहीं, तेज़ी से ही विकास हो रहा है, तेज़ी से ही आगे बढ़ रहा है। ठीक है, और अपनी जो है ताकत को लगातार बढ़ाते जा रहा है। जिस प्रकार से इसका विकास की दर हो सकता है, कहा जाता है कि 2040 तक आते आते शक्ति के बड़े रूप में उभर करके सामने आ सकता है। ठीक है, तो चाइना की है बेसिक जानकारी जो आपको रखनी है याद। अब बात करते हैं भारत और चाइना के संबंधों के बारे में। तो हमारे संबंध शुरुआत में बहुत अच्छे थे, लेकिन उसके बाद चाइना तिब्बत वाला एक डिस्प्यूट हुआ, उसके बाद जो है हमारे संबंध बिगड़ गए। ठीक है, पंचशील समझौता तोड़ दिया चाइना ने और तिब्बत पे अपना कब्जा कर लिया और तिब्बत के दलाई लामा भारत में आ गए। तो अगली बुक में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। फिलहाल जो है कि हमारे बीच में संबंध बिल्कुल टूटे रहे। उसके बाद प्रधानमंत्री राजीव गांधी के बाद संबंध जो है धीरे धीरे अच्छे बनना चालू हुए और अभी आर्थिक रूप से संबंध अच्छे हैं, लेकिन बाकी सारे रूप से बेकार है, जो कि आप लोगों ने आजकल देख ही रहे होंगे कि भारत और चाइना के बीच के संबंध रिलेशन कैसे चल रहे हैं। एप्स बैन से लेकर के जो है सीमा पे गलवान घाटी में होने वाली घटनाएं सब आप ही देख ही रहे हैं। ठीक है, तो उसको हम पढ़ेंगे बाद में, हो सकता है उससे रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन भी ना बने। तो बेसिकली ये है जो आपको यहाँ पे समझाया गया है, इसको ध्यान से समझ लेना है। ठीक है, सो अब क्या करना है आपको पता ही है। चैनल को कर लो सब्सक्राइब, वीडियो कर दो शेयर अपने दोस्तों के साथ, क्लासमेट्स के साथ, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। मैं बोलता हूँ बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।